नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज बात करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन पर। एनिमल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब पशु अपनी ही जैसी संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम एनिमल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन बेसिकली तीन भाग में विभक्त किया गया है और जिनकी क्रमवार हम आगे अध्ययन करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, जिसे हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। दूसरा सिस्टम आता है नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र को एंड्रोलॉजी कहा जाता है। इसी एंड्रोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे सीमन बायोलॉजी की भी, जहां पे वीर्य विज्ञान से संबंधित सारी जानकारियां लेंगे। और तीसरा भाग आता है ऑप्स्टिक्स का। ऑप्स्टिक्स का मतलब होता है मादा जनन तंत्र में होने वाली जो भी व्याधियां हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन, पशु प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी ही जैसी संतति को या बच्चों को उत्पन्न करना। एनिमल रिप्रोडक्शन की मुख्य तीन ब्रांचें होती हैं, जिनके नाम हैं एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है नर जनन तंत्र की अध्ययन, गायनेकोलॉजी का मतलब होता है प्रसूति विज्ञान यानी स्त्री रोग का अध्ययन, और ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है व्याधियां यानी बीमारियों से संबंधित जानकारियों का अध्ययन। शुरुआत हम नर जनन तंत्र से करते हैं। नर जनन तंत्र का वर्गीकरण। नर जनन तंत्र को हम तीन प्रमुख भागों में विभक्त करते हैं: प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन तंत्र और सहायक ग्रंथियां। अब हम प्राथमिक जनन तंत्र की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक जनन तंत्र, टेस्टिस यानी वृषण। नर में प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस को कहा गया है। टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग कहने का मुख्य कारण यह है कि इसमें दो मुख्य कार्य होते हैं: एक हार्मोन का उत्पादन, दूसरा शुक्राणुओं का निर्माण। अगर हम बुल की बात करें तो इनकी संख्या 2 होती है और बुल के अंदर इसका आकार अंडाकार होता है और वजन लगभग 300 से 500 ग्राम के आसपास होता है। वृषण की जब आंतरिक संरचना देखी जाएगी तो उसकी मुख्य जो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है वो है सेमिनिफेरस नलिकाएं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सेमिनिफेरस नलिकाओं को। ये वृषण की आंतरिक संरचना है और सेमिनिफेरस नलिकाएं इसके अंदर संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई का मतलब है जो शुक्राणु निर्माण की इकाई है वो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं। आगे जाके सेमिनिफेरस नलिकाएं दो छोटी कोशिकाओं में विभक्त होती हैं, जिनका नाम जर्म सेल्स व सर्टोली सेल्स है। जर्म सेल्स शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली सेल्स शुक्राणुओं को पोषण करती है। शुक्राणुओं को पोषण करने के कारण ही सर्टोली सेल्स को हम मदर सेल्स या नर्स सेल्स भी कहते हैं। उपरोक्त डायग्राम में आपको दिख रहा है सेमिनिफेरस नलिकाएं। जब हम वृषण की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो इसके अंदर शुरुआत जब सेमिनिफेरस नलिकाओं से होती है। सेमिनिफेरस नलिकाएं आगे जाकर रेटेटेस्टिस का निर्माण करती हैं और यह रेटेटेस्टिस आगे एक घुमावदार संरचना वास इफ्रेंशिया में बदलता है और वास इफ्रेंशिया द्वितीयक जनन अंग एपिडिडाइमस की ओर खुलती है। एपिडिडाइमस एक घुमावदार संरचना है जो आगे जाके वास डिफरेंस में खुलती है और वास डिफरेंस यूरिथ्रा की ओर आगे बढ़ती है। यूरिथ्रा नर जनन तंत्र में एक संयुक्त मार्ग होता है मूत्र और वीर्य का। अब बात करेंगे द्वितीयक जनन तंत्र की, जिसमें प्रमुख हैं एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण, वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनियां और यूरिथ्रा। एपिडिडाइमस, अधिवृषण। यह घुमावदार संरचना होती है जो वृषण के चारों तरफ मिलती है। इस संरचना की लंबाई बुल में 30 से 35 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब बात करेंगे हम एपिडिडाइमस के भाग की। एपिडिडाइमस के तीन मुख्य भाग होते हैं: हेड, बॉडी और टेल, जिन्हें कैपट, कार्पस और कॉडा कहा जाता है। अधिवृषण के कार्य। अधिवृषण के मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का परिवहन करना, शुक्राणुओं का संग्रहण करना, शुक्राणुओं का परिपक्वन करना और शुक्राणुओं के पोषण हेतु तरल पदार्थों का स्त्राव करना। शुक्राणुओं का परिवहन
सेमिनिफेरस नलिकाओं से जब शुक्राणु इकट्ठे होते हैं और अधिवृषण की ओर पहुंचते हैं, अधिवृषण से ये वास डिफरेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी शुक्रवाहिनियों की ओर आगे बढ़ते हैं। शुक्राणुओं का संग्रहण लगभग 60 दिन तक अधिवृषण की टेल में, यानी पूंछ के अंदर जो निचला भाग होता है उस भाग के अंदर लगभग 60 दिन तक शुक्राणु रुक सकते हैं। शुक्राणु क्योंकि सेमिनिफेरस नलिकाओं में बनते हैं तो उनका परिपक्वन वहां पे नहीं होता है और अधिवृषण की ओर इनका परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं क्योंकि परिपक्वन होता है और बहुत समय के लिए वहां पे रुकते हैं तो उनको तरल पदार्थों की आवश्यकता यानी पोषण की आवश्यकता भी होती है, जिसका कार्य भी अधिवृषण के द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे हम शुक्रवाहिनियों की, यानी वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनियां एक नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो अधिवृषण से आगे बढ़ती हुई यूरिथ्रा की ओर बढ़ती हैं। यूरिथ्रा पर यह एक कॉलिकुलस सेमिनेलिस नामक छिद्र पर खुलती हैं। इसी छिद्र के पास में सहायक ग्रंथियां भी अपने स्त्राव को डालती हैं। यूरिथ्रा का अगला भाग एम्पुला कहलाता है, जो कि एक फूली हुई संरचना होती है। रूमिनेंट पशुओं के अंदर रूमिनेंट पशुओं में यूरिथ्रा में एस आकृति का घुमाव मिलता है, जिसे सिग्मोइड फ्लेक्सर कहा जाता है, जबकि घोड़े व कुत्ते में यह अनुपस्थित होता है। सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। इन ग्रंथियों के मुख्य कार्य हैं तरल पदार्थों का स्त्राव करना, शुक्राणुओं को पोषण देना, व वीर्य का पीएच या बफर की तरह कार्य करती हैं। सेमाइनल वेसिकल या वेसिकुलर ग्लैंड, यह संख्या में 2 होती हैं और जिनका मुख्य कार्य होता है पोषक पदार्थ जैसे फ्रक्टोज व सिट्रिक अम्ल का स्त्राव करना। यह वीर्य की तरलता को बनाए रखती हैं और घोड़े में ये ग्रंथियां यूरिथ्रल ग्रंथियां ना कहलाकर बाकी सभी पशुओं में ये यूरिथ्रल ग्रंथियां कहलाती हैं। कुत्ते व बिल्ली में यह अनुपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां, यह संख्या में 2 होती हैं। इनका मुख्य कार्य है प्रोटीन व मिनरल का स्त्राव करना। ये कुत्ते व मनुष्य में अधिक विकसित होती है, जबकि ये रूमिनेंट पशुओं में कम विकसित होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि, इस ग्रंथि की आकृति अखरोट के समान होती है। बोर में ये सबसे ज्यादा, यानी नर सुअर के अंदर सबसे ज्यादा विकसित होती है और इसका मुख्य कार्य है यूरिथ्रल मार्ग को चिकना करना। मेटिंग के दौरान यूरिथ्रल मार्ग को ये चिकना करती है और बफर की तरह कार्य भी करती है।